लोकसभा 2024 का चुनाव एक ऐसा विषय बन चुका है फिलहाल, जिसकी चर्चाएं लगातार चल रही हैं और लगातार 5 साल तक चलती ही रहेंगी, क्योंकि इस बार जैसा प्रदर्शन बीजेपी का आपको देखने को मिला था 2014-2019 में, उसके विपरीत इस बार देखने को मिला है। सीटें बहुत ज़्यादा कम हो चुकी हैं, साथ कई प्रकार के कयास लगाए जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा राजनीतिज्ञ जो हैं उनके अलग अलग जो है बीजेपी की हार को लेकर कारण बताए जा रहे हैं, लेकिन उन्हीं कारणों में से एक कारण जो फिलहाल सामने निकल के आ रहा है और जो आप देखोगे समझोगे इस वीडियो को तो आपको पता लगेगा कि ये बहुत बड़ा कारण है। क्योंकि जिस प्रकार इन चुनाव में आरएसएस का अलगाव हुआ है बीजेपी से, ये बहुत बड़ा, क्योंकि आप समझ सकते हो कि बिना आरएसएस के बीजेपी की कल्पना भी आपके द्वारा नहीं की जा सकती, हमारे द्वारा भी नहीं की जा सकती। तो समस्त प्रकार की जो चर्चाएं हैं कि आरएसएस और बीजेपी का इन चुनाव में अलगाव कैसे देखा गया, क्या इनके जो विषय थे जिनके ऊपर इनका अलगाव जो है वो मुमकिन हो पाया, सभी प्रकार की चर्चाएं इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो चलिए हमेशा की तरह शुरू करते हैं। मेरा नाम सचिन यादव। हमेशा की तरह इस विषय के ऊपर चर्चा करने के लिए हमारे साथ सर पुरुषोत्तम वशिष्ठ जी यहाँ पे मौजूद हैं। जैसा मैंने दर्शकों को भी बताया कि बिना आरएसएस की बीजेपी की कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो सर, जैसा आरएसएस संघ और बीजेपी के बीच में जो टकराव इन चुनाव में देखा गया, उससे क्या लगता है कि कितना इम्पैक्ट इन चुनाव में हो पाया है? नमस्कार दर्शकों, आरएसएस वर्सेज बीजेपी क्यों हो गया है देश में, लगातार अब ये सवाल उठ रहा है। मुख्य रूप से आज इसी बात का हम चर्चा करने जा रहे हैं कि आरएसएस वर्सेज बीजेपी क्यों हो गया है। सबसे पहले आप एक वीडियो हम चला रहे हैं, वो वीडियो देखिएगा, जो हाल ही में कल ही आपके मोहन भागवत जी का जो बयान आया है उसमें उन्होंने क्या क्या बयान दिए हैं। अब 1 साल से मणिपुर शांति की राह देख रहा है, उसके पहले 10 साल शांत रहा। पुराना गन कल्चर समाप्त तो हो गया ऐसा लगा, और अचानक जो कलह वहां पर उपज गया या उपजाया गया, उसकी आग में अभी तक जल रहा है, त्राही त्राही कर रहा है। कौन उस पर ध्यान देगा? प्राथमिकता देके उसका विचार करना ये कर्तव्य है। समाज में कितनी बातें आ रही, भले घर की महिलाएं शराब पीकर कार चलाती है और नीचे लोगों को रौंद देती है। कहां हमारे संस्कार कहां गए, हमारी संस्कृति कहां है? जो संस्कृति अभी तक दुर्जेय सी बनी है, अभी भी उसको कोई नहीं जीत सकता, लेकिन उस संस्कृति के वाहक हम लोग उसकी परवाह रखेंगे तभी। इसलिए समाज में पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाले, संपूर्ण सृष्टि की धारणा करने वाले धर्म के संस्कार, जो संस्कृति हमको सिखाती है, उस संस्कृति के पनपने का, आगे की पीढ़ी तक पहुंचने का प्रश्न खड़ा हो गया है। जिन्होंने उसको त्याग दिया, उनकी स्थिति दुनिया में अच्छी नहीं है। भले ही भौतिक वैभव होगा, परिवार टूट रहे हैं, मन में अशांति है, छोटे बच्चे बंदूक लेकर अपने विद्यालय के सहपाठियों को गोलियों से भून डालते, ऐसी परिस्थितियां आती है। पिताहीन मातृत्व, कितनी बातें हैं। क्या हमको वैसे बनना है? क्या हमको अपना परिवार प्यारा नहीं है? क्या हमारे सगे संबंधी हमारे कुछ नहीं लगते? उस संस्कृति के संरक्षण का प्रश्न है। उसके लिए समाज में बात करने वाले, समाज में विभिन्न कार्यक्रम करने वाले, समाज का प्रबोधन करने वाले माध्यम, सबको अपने ऊपर संयम का बंधन एक लाना पड़ेगा, और वैसा वो बंधन लाए। क्योंकि आज के तंत्र में सरकार बहुत सी बातें देखती है, उसके लिए भी सरकारों को प्रावधान करने पड़ेंगे। बहुत काम करने पड़े हैं, और ये काम केवल सरकारों को नहीं करने, इनकी भी चर्चा हम करते हैं, लेकिन केवल चर्चा करने से नहीं होता। इसके लिए समाज को सिद्ध होना चाहिए। वास्तव में प्रजातंत्र में तो समाज ही राजा को बनाता है और समाज ही अपनी स्थिति को बनाता है। तो समाज ने अपने आप को खड़ा करना,
ये पहली बात आवश्यक होती है। समाज परिवर्तन से व्यवस्थाओं का परिवर्तन होता है। दुनिया में सर्वत्र, दुनिया का इतिहास देखिए, यही हुआ है। जब कोई परिवर्तन आया, समाज में आया, उसके कारण व्यवस्था में आया। नेतृत्व खड़ा हुआ, लेकिन नेतृत्व को समाज का प्रतिसाद मिलने के लिए समाज का परिवर्तन हुआ। फ्रांसीसी राज्य क्रांति में फ्रांस के गरीबों का असंतोष शिखर पर पहुंच गया था, इसलिए क्रांति की बात करने वालों के पीछे सारी जनता खड़ी हो गई। यही रशिया में हुआ है। ये खड़ा हो गया समाज में कि इससे छूटना है, इससे बाहर आना है। अब वहां ये संस्कृति नहीं है जिसका वर्णन महात्मा ने किया, हमारे संत जी ने किया। संयम की, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, ये हमारे पास है। और इसलिए हमारे पास यही हुआ, लेकिन उसकी जो अभिव्यक्ति थी वो अलग प्रकार की, वो भारतीय अभिव्यक्ति थी। डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर कहते हैं कि कोई बड़ा परिवर्तन होने के पहले समाज का एक बड़ा आध्यात्मिक जागरण होता है, ये नियम है। तो दर्शकों, जैसा अभी आपने वीडियो देखा, इसके बाद उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी को सबसे बड़ा हार का कारण माना जा रहा है। जैसे हम लगातार जब चर्चाएं करते थे, अगर किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत हासिल करना है, जादुई आंकड़ा 272 हासिल करना है, तो उसको यूपी से बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करना होता है। लेकिन इन चुनाव में आरएसएस और बीजेपी, ये जो आरएसएस का संगठन है वो बीजेपी के किस तरह खिलाफ हो गया, उन चीजों के ऊपर चर्चा करते हैं। तो सर, जो अपनी टीम ने रिसर्च किया है इसको लेकर, उसके ऊपर जो बिंदुवार टॉपिक है वो आप दर्शकों को बताएं। बाकी जो वीडियो में हम चर्चा तो इसके ऊपर करने ही वाले हैं, तो जो मेन टॉपिक है वो एक बार दर्शकों को उनसे अवगत कराएं। देखो, पहले आता है आपके जेपी नड्डा जी का बयान, जिसकी वजह से आपकी तलखी लगातार बढ़ती हुई दिखी। दूसरा है लगातार आपके जितनी भी आपके मीटिंगें हुई, उनसे आपके आरएसएस की सलाह को इग्नोर कर देना या सलाह ही नहीं लेना। तीसरा आपके आता है उत्तर प्रदेश में टिकटों को लेकर लगातार आपके आमने सामने दिखाई देना बीजेपी और आरएसएस को। और वहीं आपके बात किया चौथे पॉइंट की, तो लगातार संगठन जो है आपके आरएसएस का, उनका सहयोग ही ना देना इस बार के चुनाव में। तो सबसे पहले अगर पहले पॉइंट से हम स्टार्ट करें, तो पहला जो बयान निकल कर आता है, तो इसकी शुरुआत दर्शकों होती है आपके जेपी नड्डा जी के बयान से। तो उन्होंने, अगर हम उनके बयान को आपको दिखाएं, तो उन्होंने ये कहा था कि अब बीजेपी को आरएसएस की जरूरत नहीं है। जैसा आपको सचिन जी ने बताया था अपने इंट्रो में कि बीजेपी की कल्पना आपके आरएसएस के बिना असंभव है, वैसा ही आपके देखने को भी मिला इस बार के चुनाव में। जैसे ही जेपी नड्डा जी ने यह बयान दिया, उसके बाद तलखी लगातार बढ़ती हुई देखी गई और उसके बाद आपके आरएसएस ने एक किनारा कर लिया इस बार के चुनाव से। उसके बाद आपने देखा कि लगातार आरएसएस की तरफ से कोई भी तरीके की सलाह नहीं दी गई और उस सलाह की वजह से ना ही आपके वोटरों को ले जाया गया कि वोट देने की, जैसे ज़्यादा से ज़्यादा बीजेपी को वोट करें। तो इस प्रकार के किसी भी तरीके के कुछ भी नहीं हुआ, जिसकी वजह से भाजपा को एक बड़ा नुकसान देखने को मिला। तो मान लीजिए तलखी की जो शुरुआत होती है वो शुरुआत होती है आपके जो भाजपा के अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा जी के बयान से। जी, तो दर्शकों, ये सिर्फ एक पहला मुद्दा नहीं है, ये तो सिर्फ नॉर्मल जो मुद्दा है वो है। इसके बाद जो मुद्दे हैं वो आपको बिल्कुल चौंका देंगे। जेपी नड्डा जी के बयान के बाद काफी सारे जो है इनमें अलगाव के कारण रहे हैं, उन कारणों के ऊपर अगर चर्चा करें तो सर, सबसे पहला जो कारण, जैसे आपने जो प्रमुख बिंदु आपने दर्शकों के साथ साझा किए थे, तो सर मैं उनमें पूछना चाहूंगा कि कई उम्मीदवारों से जो है संघ नाराज था। तो इसके ऊपर जो है क्या जो ब्रीफ जो अपनी टीम द्वारा रिसर्च किया गया है कि किस प्रकार से जो है इनके अंदर ये भी एक मुद्दा था? देखिए, सबसे पहले आपको मैंने पहला जो पॉइंट बता दिया जहां से इस अलगाव की शुरुआत होती है, यानी कि आमने सामने बीजेपी आरएसएस क्यों आए। उसके बाद आपके दूसरा जो बड़ा मुद्दा निकल कर आ रहा है जिसकी वजह से आरएसएस और बीजेपी आमने सामने आ गए हैं, वो आता है आपके यूपी में उनको सीटों को लेकर। आपके संघ ने कौशाम्बी, सीतापुर, रायबरेली, कानपुर, बस्ती, अंबेडकर नगर, जौनपुर, प्रतापगढ़ सहित ऐसी 25 सीटों को लेकर बीजेपी को सलाह दी थी कि इन पर जो उम्मीदवार उन्होंने खड़े किए हैं उनको वो ना खड़ा करे, और उन्होंने अलग उम्मीदवार बताए थे। लेकिन आपने देखा होगा कि बीजेपी ने उनकी सलाह नहीं मानी और जिसके बाद ये अलगाव और बढ़ गया। और आपने ये भी देखा होगा कि इनमें अधिकतर सीटें आपके बीजेपी इस बार हार गई है।
तो जिसके बाद आरएसएस और भी हावी बीजेपी पर हो गया है और बीजेपी को किसी भी प्रकार का समर्थन आपके देखने को नहीं मिला। तीसरा, अगर हम बात करें तीसरे पॉइंट की, तो आपके आरएसएस बेहद नाराज चल रहा था इस बार, जिस तरीके से जो वॉशिंग मशीन का मुद्दा उठाया गया था कांग्रेस की तरफ से, उस वॉशिंग मशीन के मुद्दे से आरएसएस काफी नाराज था, क्योंकि बीजेपी लगातार आपके कांग्रेस और अन्य भ्रष्ट नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कर रही थी और आरएसएस चाहता था कि ऐसा बीजेपी नहीं करे। आरएसएस के बार बार सलाह देने के बाद भी आपके बीजेपी नहीं मानी या बीजेपी आलाकमान नहीं माना, जिसके बाद आपके सीधी सीधी तलखी आपके आरएसएस और आपके बीजेपी में आ गई। तो दर्शकों, सर ने आपको अभी 2 पॉइंट और बताए, अगर इनको शामिल कर लिया जाए तो ये 3 बयान जो है वो टोटल हो जाते हैं। इसके बाद अगर चौथे बयान के ऊपर चले, जिस प्रकार आरएसएस ने लगातार बीजेपी का साथ दिया है, उनके द्वारा प्रदेश अध्यक्ष से लेकर जो चुनाव के अंदर जो लोगों को चुनाव मतदान केंद्र तक पहुंचाने का जो बेड़ा उठाया जाता है वो आरएसएस के द्वारा उठाया जाता है। लेकिन सर, इस बार जो बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाए वो किस प्रकार जो है आरएसएस से अलग बनाए, ये भी जो है एक बहुत बड़ा फैक्टर जो है वो देखा गया है इन अलगाव का। तो देखिए, एक जो मुख्य रूप से जो पॉइंट निकल कर आ रहा है कि जैसे जो भी क्षेत्रीय और जिला अध्यक्ष बनाए जाते थे पहले, अगर 2019 की बात की जाए या 2014 की, तो आरएसएस की सलाह से बनते थे या फिर आरएसएस के लोग ही वहां पर नियुक्त किए जाते थे, जो अधिक से अधिक वोटर को निकालते थे और वोट देने ले जाते थे बीजेपी के पक्ष में। लेकिन इस बार आपके आरएसएस से उनके लिए सलाह ही नहीं ली गई। मुख्य रूप से अगर बात की जाए वाराणसी को लेकर, तो वाराणसी को लेकर खबर आ रही है कि जो आप देखा होगा, प्रधानमंत्री मोदी का जो पिछले बार 5 लाख अधिक वोटों से जीते थे, इस बार वो सिर्फ 1.5 लाख वोटों पर आ गए। वहां पर भी आरएसएस की सलाह नहीं ली गई, जिसके बाद आरएसएस काफी नाराज दिखा और उन्होंने किसी भी प्रकार का समर्थन वाराणसी में नहीं दिया, जिसका आपको चुनाव के रिजल्ट आने पर साफ साफ अंतर देखने को दर्शकों मिला है। तो इस प्रकार से जो लोकल लेवल पर जितने भी काम होते थे या छोटे छोटे संगठन बनाए जाते थे, उसमें मीटिंगें लेते था आरएसएस, वो किसी भी प्रकार के इस बार आरएसएस ने नहीं किए, जिसके वजह से आपके बीजेपी और आरएसएस आमने सामने आ गए और बीजेपी को बड़ा नुकसान होता हुआ दिखाई दिया है। देखिए, अगर आपको मुख्य रूप से अगर कारणों को देखा जाए तो बीजेपी की सीट कम होने के अलग अलग कारण गिनाए जा रहे हैं अलग अलग राजनीतिक आपके एक्सपर्ट्स के द्वारा। लेकिन मुख्य कारण अगर हम बताएं तो आपके आरएसएस भी इसमें मुख्य कारण देखने को मिलता है। जैसे सचिन जी ने इंट्रो में कहा था कि आपके बीजेपी की कल्पना करना भी असंभव है आरएसएस के बिना, और आरएसएस ने किसी भी प्रकार का इस बार सपोर्ट नहीं किया। और इसके बाद अगर आप मोहन भागवत जी का बयान भी देखें, उन्होंने मणिपुर का मुद्दा हो या फिर आपके अहंकार की जो बात कही हो राजा को लेकर, या फिर चुनाव में जो अलग अलग प्रकार के फेक वीडियोज दोनों ही पार्टियों के द्वारा फैलाए गए, उनको लेकर भी एक आपके सलाह दी गई है। दो समाजों के बीच में आपके जो नफरत फैलाई गई, उसको लेकर भी एक सलाह दी है। तो ये साफ साफ संदेश दे रहे हैं कि बीजेपी और आरएसएस में एक तल्खी इस टाइम देखने को मिल रही है। ये तल्खी कहां तक जाएगी और क्या इसके परिणाम होंगे, ये तो आगे आने वाले टाइम में ही दर्शकों हमें पता लगेगा। लेकिन आपको क्या लगता है कि आरएसएस अब बीजेपी का बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करेगा जब तक मोदी और शाह रहेंगे, या बीजेपी इन सभी मतभेदों को सुलझा लेगी? नीचे कमेंट बॉक्स खुला है, उसमें आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। जी, तो आज के लिए दर्शकों वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपने यहाँ तक देख ली है और हमारी टीम की जो रिसर्च सामने आपके रखी वो आपको अच्छी लगी, तो उसको लाइक कर दो, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दो, उसके साथ जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लो, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और साथ ही इस वीडियो को शेयर कर दो, ताकि बीजेपी और आरएसएस के बीच में जो अलगाव हुआ है उसके क्या कारण है वो भी लोगों को पता लग जाए। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुलाकात होगी ऐसी ही चुनाव से जुड़ी और वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।